अच्छा, क्या मसला आ रहा है आप लोगों को असाइनमेंट में? बिल्कुल इसी किस्म का सवाल हमने किया हुआ है ना, उसमें जो 19th लेक्चर था मेरा ख्याल है उसके एंड पे। वो देख लिया आप लोगों ने? तो वो देखा नहीं है तो फिर मसला तो आएगा ना। अच्छा, सो मेन जो मैंने एक्सप्लेन किया था कह लें ऑडियो मैसेज में भी, कि हमने इसमें अज्यूम किया हुआ है कि हमारे पास जो 32 बिट का एड्रेस है, ये 32 बिट है, उसमें से पहली 12 बिट जो है वो लेवल 2 पेज टेबल का ऑफसेट है, फिर 10 बिट है, 10 बिट है, यहाँ से लेवल 1 पेज टेबल का ऑफसेट मिलेगा, यहाँ से लेवल 2 और यहाँ से असल ऑफसेट मिलेगा। तो मैं पहले गलत कह गया। सो अब अगर मेरे पास एड्रेस आया है 0x411044, तो ये हेक्स में लिखा हुआ तो 12 बिट तो यही बन जाती है, ठीक है। तो ये 044, इसका मतलब है कि यहाँ पर 044 आ जाएगा, राइट। और ये जो 411 आया है इसको मैं लिख सकता हूँ 01004 00011 और 0001, ठीक है। तो अब इसमें से जो 10 बिट्स हैं वो मैंने निकाल दी, तो ये 4 4 8 और 1 9 10, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया ऑफसेट इनटू प्राइमरी पेज टेबल। प्राइमरी पेज टेबल जो है वो हमने इसमें बताया हुआ कि 0 नंबर एड्रेस पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 0 नंबर एड्रेस पे ये वाला ऑफसेट लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन इसमें थोड़ा सा जो कैच था, जो मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, कि जब आपने वर्ड एड्रेस देना है, यानी कि 32 बिट का एड्रेस देना है, तो उसमें क्या होता है कि पहली 2 बिट्स हमेशा 0 होती हैं, यानी 0 4 8 अगर इस तरह के एड्रेस चल रहे हैं तो ये 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो ये 2 बिट्स हमेशा 0 होंगी, तो ये यहाँ से 0 1 2 चल रहा होगा और इसके पीछे 0। तो ये जो 1 आया है उधर अगर एड्रेस देखें तो उधर लिखे हुए हैं, कामरान ऊपर करें, आप ऊपर जाकर देखें तो 0 4 8 एड्रेस लिखे हुए हैं, 0 1 2 नहीं लिखे हुए हैं। वापस नीचे हैं तो इधर हमारे पास जो एड्रेस आया था वो 1 था। तो 1 बेसिकली जो है वो इसको यानी 4 को रेफ़र कर रहा है, और उसके लिए आप इसके पीछे 2 सिफर लगा देंगे 0 1 के, ठीक है, टू मेक इट 32 बिट एड्रेस, ठीक। तो इससे आपका निकल आएगा कि ये इस जगह पर जाना है, और यही काम फिर आपको आगे करना है। जो क्लास में पहले एग्जांपल की थी उसमें मैंने बोला था कि थोड़ा सा वैल्यू गलत दी हुई है। सो मिसाल के तौर पर अब मेरे पास ये 0 1 1 बन रहा है ना, तो मुझे इसको अगर उधर से मैं उठाऊँ 4 पे क्या आया तो 0x227 आ गया, ठीक है। तो अब इसके पीछे मैंने ऑफसेट लगाना है, राइट। तो ये वाला ऑफसेट लगाना है, लेकिन इसके पीछे भी मुझे 2 0 लगाने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसके पीछे 2 0 लगा दूँ, यानी कि जो मेरे पास 0 0 0 1 है, 0 0 0 1 है, और इसके पीछे मैं 2 0 लगा दूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास 4, और ये भी बन जाएगा 4, और इसके आगे जो 2 0 थे वो 0 ही रहे, तो ये आपके पास 0 4 4 बन जाएगा। सो दिस इज़ योर ऑफसेट इनटू फर्स्ट लेवल पेज टेबल। तो 0227 से ऊपर गए तो 227 044 आया, तो इसका मतलब है 330 आया। इसी पैटर्न पे आप आगे जा सकते हैं, ठीक। चलो ये तो दे रहा हूँ। ओके, सो चले 10 मिनट तो हो गए, तो हम अपने फिर रेगुलर ट्रांसमिशन पे आ जाते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने किया था VLAW प्रोसेसर। क्या होता था VLAW? क्विकली अगर 2-4 मिनट हम लगाएं। अब ये पता होना चाहिए कि VLAW क्या होता था, ये ज्यादती होगी अगर कोई है। तो क्या क्यों हम इसकी तरफ गए? क्या जो रियल बफर था वहाँ पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड रखना पड़ता था, कंपैरेटर लगाने पड़ते थे, फिर एक भी आती थी उसको पेस्ट करना पड़ता था, तो
उससे बचने के लिए हमने उसकी कंट्रोल लॉजिक की पेनल्टी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती थी। तो प्रेडिकेशन क्या थी, बीच में एक हमने प्रेडिकेशन पढ़ा था, वो क्या था आखिरी टॉपिक जो पढ़ा था? नहीं थी सही या पिछली क्लास में? फिर भी नहीं है, ये तो गलत बात है। चले ओके, तो नहीं याद है प्रेडिक्शन और प्रेडिकेशन में क्या फ़र्क है? ये तो एक टिपिकल सा सवाल है जो प्रेडिकेशन और प्रेडिक्शन में लोग स्पेलिंग से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो बंदा थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करे। ओके, सो मैं इसमें पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिकली पैरेलल में हमारे पास वर्ड्स हैं और इसमें दो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हमने की, लूप अनरोलिंग और सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एग्जाम क्वेश्चंस। तो मैं एक अगली असाइनमेंट दूंगा जिसमें इसमें से क्वेश्चन कोई बना के दे दूंगा मोस्ट लाइकली, ताकि आप ये कर सकें कि आपको इस किस्म का कोई, जिस तरह ऊपर सी कोड लिखा हुआ है वो गिवन हो और आप उससे पूरा सॉफ्टवेयर पाइपलाइन कोड लिखें, ठीक है। तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज। तो उसमें जो की चीज़ है वो ये है कि लूप अनरोलिंग में तो आप लेट्स लूप अनरोलिंग में हमने इसमें 3 का फ़र्क डाला था, लेकिन जब हमने सॉफ्टवेयर पाइपलाइनिंग की तो हमने 4 का डाल दिया, बिकॉज 4 वाज मैक्सिमम डिले। सो अब अगर मैं आपको जो स्पेक्स दूँ उसमें मैक्सिमम डिले 5 का है या 3 का है, तो आपको फिर उतना ऑफसेट डालना चाहिए ताकि इंस्ट्रक्शंस ठीक तरह से स्केड्यूल हो सके। सो ये काइंड ऑफ हमने कर दिया था। तो आगे चलते हैं। ट्रेस स्केड्यूलिंग याद है क्या थी? उनको क्या करने के लिए क्या करते थे? मतलब फॉर एग्जांपल हमारी एक हम प्रोग्राम का पार्ट बनाते थे जिसमें हमारा प्रोग्राम चलता मोस्टली टाइम वो चलता, अगर कोई हमारी आगे फैसिलिटी कंडीशन आ गई तो उसके लिए हम बाद में उसको करते थे। हाँ, रफ आइडिया ठीक है। ये प्रोग्राम हमने थोड़ी लिखना होगा, ये तो जो आपके प्रोसेसर को यूज़ करेगा वो लिखेगा, लेकिन उसमें अगर आप प्रोफाइल करके ये देख सकते हैं कि उसमें कॉमन पाथ कौन सा होता है। तो कॉमन पाथ को एक पूरा ट्रेस बना लें और अगर वो ट्रेस में कुछ गलत हो गया हो तो आप उसका फिक्सअप कोड लिख लें जो कि उसका रिवर्स काम कर दे। उसका लेकिन किया क्यों? क्योंकि वो जो दूसरा लूप है वो तो सिर्फ लूप्स के लिए था। तो अगर फाइल में कंडीशन आ जाती है जिसमें हमें एक बार उसको रन करना पड़ेगा, तो उसके लिए कंडीशन आ जाती है तो हमारे लिए ये जज करना बड़ा मुश्किल है कि किस तरफ से हमने जाना है। और जब हमें ये नहीं पता तो हमारा आधा बैंडविड्थ ज़ाया हो रही होगी अगर हम इवन दोनों तरफ से भी उठा लें, अगर और वो दोनों तरफ से उठाने की अपनी पेनल्टी पड़ती है। तो जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि पैरेलल में इंस्ट्रक्शन जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो निकालें कहाँ से, ढलाएँ कहाँ से, ये प्रॉब्लम था। तो उसके लिए हमने ये काम किया। इसके मसाइल भी हमने देख लिए थे और मैं जो आगे गया था, मैं वापस आता हूँ इस पर, वो गया था प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन पे। स्लाइड देख के कुछ याद आया क्या था? नहीं याद आया? अच्छा, सो प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन में हमने ये कहा था कि जो हमारी ऐसी ब्रांचेस हैं जिनमें उनका प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, 50-50 चांसेस हैं, तो उसमें हम दोनों ब्रांचेस को पैरेलल में एग्जीक्यूट कर लें लेकिन कंडीशनली एग्जीक्यूट करें। सो यहाँ पर ये जो आपका ये समझे कि इफ एल्स लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर इफ़ हो तो एक काम करना है, एल्स हो तो दूसरा काम करना है, ठीक है। सो बजाय इसके, अब मुझे नहीं पता कि ये इनमें से प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा हो, अगर मैं नहीं किसी तरह निकाल सकता, ये इक्वली लाइकली हैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि हार्डवेयर में सपोर्ट डली हुई थी। ये एग्जांपल थी फॉर इंटेल के टाइटेनियम प्रोसेसर की, ठीक है। तो उसके अंदर ये सपोर्ट, तो उसमें आप कंपैरिजन का रिजल्ट प्रेडिकेट रजिस्टर्स पर लिखवा सकते हैं। ये जो P1 P2 लिखा हुआ ना, ये प्रेडिकेट रजिस्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो प्रेडिकेट रजिस्टर पे आपने इसका रिजल्ट लिखवा दिया और कंडीशनल ऑन दैट आपने ये काम पैरेलल में कर लिया कि अगर तो वो प्रेडिकेट 1 हुआ तो ये कहते हैं एग्जीक्यूट होगी, अगर 0 हुआ तो नहीं होगी, ठीक है। तो कंपैरिजन का रिजल्ट की बेस पे एक पे 0 लिखा गया, एक पे 1 लिखा गया प्रेडिकेट रजिस्टर्स में, तो जिस पे 0 लिखा गया वो एग्जीक्यूट नहीं होगी,
और जिस पे 1 लिखा गया वो 0। तो इसको हम कहते हैं प्रेडिकेशन। तो इसके लिए ऑब्वियसली हार्डवेयर में आपको प्रेडिकेट रजिस्टर चाहिए जो कि ये काम कर सके। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हमने किया था। दरमियान में जो मैं कुछ चीज़ें स्किप करा दी थी उस वक्त, वो ये कहते हैं कि इंटेल का एक टाइटेनियम प्रोसेसर था, और उसका जो बेसिकली क्या लें कि उसके अंदर आप VLAW टाइप की इंस्ट्रक्शंस भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। और ये बेसिकली आपकी 8086 बेस्ड ही था, लेकिन इसमें आप कह लेंगे पैरेलल इंस्ट्रक्शन स्लॉट भी कर सकते थे इसके जो। बाद में इनका 8 कोर का सलूशन आया 2011 में, ठीक है। तो जिसके कुछ नंबर्स देख लेते हैं ताकि हमें रियल वर्ल्ड काइंड ऑफ प्रोसेसर्स का आइडिया हो जाए कि उसमें ये कैसे यूज़ होती है। तो बेसिकली 8 कोर, ठीक है, तो यानी 8 प्रोसेसर्स लगे हुए उसके अंदर, एक चिप के अंदर। और जो L1 और डाटा कैश है वो सिंगल साइकिल की 16 किलो बाइट, तो हमने कहा था किलो बाइट्स में तकरीबन होती हैं ये। 9 साइकिल की L2 कैश 512 किलो बाइट, और फिर आपके पास क्या लेंगे 32 MB की शेयर्ड L3 कैश। सो 8 प्रोसेसर कोर्स की जो L3 कैश है वो हर एक की अलग नहीं है, वो कंबाइंड है। जो ये वाला आर्किटेक्चर अभी भी बड़ा कॉमन है इस किस्म का, कि जिसमें आप L1 और L2 जो है वो पर प्रोसेसर रखते हैं, और जो L3 जो है वो फिर आप शेयर्ड रख लेते हैं, ठीक है। तो डाटा सेंटर एप्लीकेशंस के अंदर इस किस्म के प्रोसेसर अभी भी चलते हैं जो कि इसी आर्किटेक्चर के ऊपर हैं, ठीक है। और अब इसकी जो कोर्स हैं वो 2 मल्टी थ्रेडेड थी, और बेसिकली 6 इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल फैच, एक साइकिल में 6 इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर फैच हो सकती हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, लाइट गई है तो ये भी गया, टू बैड। पहले आप लोग लेट आए, लाइट चली गई। मेरी वाली जमा नहीं कराई, उनकी वाली जमा करा दी। एक दिन एक्सटेंड हुई है। अच्छा रिमेंबर, कल जमा करानी है, नॉट, हाँ जी, एक क्लास एक्सटेंड नहीं हुई। नहीं, क्विज एक क्लास एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। असाइनमेंट एक दिन एक्सटेंड हुई है, क्विज नहीं थर्सडे को। अभी यूनिवर्सिटी ने वो नहीं किया ना, वो अगर ऑफिशियली अनाउंस हुई तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा कौन है जिसने बताया, मैं जरा उसकी खबर लो। जी, लैब्स बस ख़त्म, नाउ यू आर ऑन योर ओन। आप खुद बनाएं प्रोसेसर और चलाएं। अगले हफ्ते अगला कौन सा है? ये 13वां 14, उससे अगले हफ्ते आपने प्रोसेसर की भी डेमोस देने हैं, और लैब फाइनल सा एक रखेंगे हम। हाँ, अच्छा, उससे अगला में कर लें, ठीक है। मुझे आपको उसके बाद कर लें, लेकिन ये वाले भी एक्सटेंड हो गए तो अपना चले जाए। यार ये ऑन हुआ नहीं अभी तक, इतनी देर में तो हो नहीं जाता। नहीं, वो जनरेटर उतनी देर में चल जाता है। अच्छा, जो लेट आए हैं, मैंने असाइनमेंट से रिलेटेड शुरू में डिस्कशन की थी, वो रात के किसी टाइम अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो उस वक्त आप देख सकते हो। हो गई है तो फिर आज ही जमा करा देते हैं। आज जमा करा सकते हैं, यानी आज जमा कराने में कोई मसला नहीं है। कल अगर छुट्टी किसी ने मारनी है तो वो आज जमा करा।
वालेकुम अस्सलाम। चले हम फिर बोर्ड पे कर लेते हैं चीज़ें, ठीक है। सो हमारा जो कहते हैं VLRW से रिलेटेड जो हमने डिस्कशन करनी थी वो मोर और लेस कंप्लीट हो गई है। एक छोटी सी इसमें जो स्लाइड आई थिंक उससे अगली थी वो हमने पहले कर ली थी कि वो एटेनियम के हिसाब से थी कि अगर हमने इंस्ट्रक्शन कंप्रेशन की एक बात की थी कि VLRW में इंस्ट्रक्शन वर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो उसकी वजह से आपका कोड का साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा और उसमें काफ़ी सारे नो ऑप्स होंगे। तो उसके अंदर आप कहते हैं कि जो टाइटेनियम वाली प्रोसेसर था उसके अंदर आपके शुरू में कुछ टेम्पलेट बिट्स होती हैं, ठीक है, इस तरफ हो जाए या उस तरफ हो जाए, जो बता देंगी कि ये वाला इंस्ट्रक्शन जो है ये कितनी चौड़ी इंस्ट्रक्शन है असल में, और उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक। तो ये इस तरह आप थोड़ा सा बजाय हर इंस्ट्रक्शन को एक ही विड्थ का रखने के आप टेम्पलेट के हिसाब से देख सकते हैं कि यार ये आगे जो बंडल आ रहा है वो एक इंस्ट्रक्शन का है, 2 का है, 4 का है, और उसके हिसाब से फिर आप देख सकते हैं। आई थिंक कि यहाँ तक है, बाकी MS वाली स्लाइड्स थी जिनको मैं अभी, हाँ मैं उस पर ही आ रहा था। तो VLRW जो है ना, इसने कोशिश तो काफ़ी की कि ये जनरल पर्पस मार्केट में आ जाए, लेकिन जनरल पर्पस मार्केट में ये आ नहीं सका। ज़्यादातर ये जो जिस तरह जो एपिक था इंटेल का, उसको कहते हैं कि इट वाज एन एपिक फेलियर, ठीक है, तो वो मार्केट कैप्चर नहीं कर सका उस तरह से। लेकिन ये है कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटिंग में अभी तक सुपर स्केलर्स ही चलते हैं, जो उसकी रीजंस कुछ हमने पिछली दफ़ा इसकी लिमिटेशंस जो पढ़ी थी वही हैं कि रियल में आपके पास अनप्रेडिक्टेबल ब्रांचेस भी होती हैं, इसके अंदर आपको स्टैटिकली वो प्रेडिक्ट करनी थी और उसका अलहदा ओवरहेड पड़ता है। फिर कोड कंपैटिबिलिटी के नया वर्जन आएगा तो पिछले वर्जन का कोड नहीं चलेगा, रिकम्पाइल करें सब कुछ, तो जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है लोगों ने वो आपका अगर नया यूज़ हो सके तो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो प्रोसेसर से तेज़ होना नहीं चाहिए होता, प्रोसेसर के लिए ये भी बड़ा अहम है कि वो कहते हैं कोड कंपैटिबल भी हो, उसको बुलाना कि वो चले, ठीक है। तो एक तो ये मसला था, ठीक है। और लेकिन DSP मार्केट में ये स्टिल है। तो DSP मैंने आपको पहले बताया था कि हम कहते हैं जो आपके सिग्नल प्रोसेसर्स हैं जो वीडियो या इमेज वीडियो या साउंड या इस किस्म की चीज़ों को प्रोसेस करें, ठीक है। तो उसमें जिस तरह एक कंपनी है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, उसके DSPs काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते रहे, ठीक है। फ़िलिप्स का भी ट्रामीडिया प्रोसेसर था जो मेरा ख्याल है उसी की बेस पे था, ये कुछ तरह का था। तो ये DSP मार्केट में क्योंकि वहाँ पर आप एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए चला रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये वाला मसला नहीं है कि कैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको फ़िक्स पता है कि मैंने यही प्रोग्राम चलाना है, इसे यही काम करना। तो ऐसी एप्लीकेशन जिसमें ये फ़िक्स काम हो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जहाँ फिक्स काम है वहाँ पर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर ख़त्म हो गए और आप ऑप्टिमाइज कोड लिख सकते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक थिंग, ठीक है। तो ये वाला काम जो है ना ये और मैंने एक पिछली क्लास में शायद थोड़ा सा हिंट किया था कि ये दोबारा रिवाइव उस तरफ भी हो रही है कि AI वाली साइड पे भी, कि एटलीस्ट मैंने FPGAs के ऊपर देखा है कि जो वर्सल सीरीज़ के FPGAs हैं उनके अंदर जो AI इंजन है वो इफ़ेक्टिवली VLRW प्रोसेसर ही है। ऑन हुआ नहीं, चलो ये दोबारा कर दो।
चेक करें, अब आ गया। ठीक है, ये बंद भी करते जाओ, खुद ही हो जाता है। हो गया, मैंने कहा ये ना हो गया वो चला गया। और ओके, सो ये हमने काइंड ऑफ डिस्कस कर लिया कि बेसिकली वेरिएबल मेमोरी लेटेंसी, कोड साइज एक्सप्लोजन, इस किस्म के प्रॉब्लम्स की वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ इन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, और जबकि DSP मार्केट में ये चल रहा है। ओके, सो आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। ये बेसिकली हमने कल ख़त्म किया था। ओके, सो आज का जो टॉपिक मेन है वो है मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, सो क्या होती है मल्टी थ्रेडिंग? आप तो CS वाले हो, आप लोग तो जीते हो गए अभी तक मल्टी थ्रेडिंग में। कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, प्रोग्रामिंग कर करके अभी तक 2 साल हो गए प्रोग्रामिंग के जाड़ में उतर चुके हो गए अब तक। तो ओपन सोर्स में आप लोगों के डंके बज रहा होगा क्या? वो नहीं, मल्टी थ्रेडिंग का ही नाम नहीं सुना? इस पे क्या, वो मेरा एक दोस्त था, वो क्या होता था कि पॉल और लम्मा से लाल और लेतर। ठीक है, अगर आपके जो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को मल्टी थ्रेडिंग का नहीं पता तो ओके, सो मल्टी थ्रेडिंग होती है कि थ्रेड्स का पता क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में? कभी मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम नहीं बनाया इसका मतलब आपने। ठीक है, सो मल्टी थ्रेडेड का मतलब है कि एक प्रोग्राम जो है ना, या एक प्रोग्राम से आप 2 प्रोग्राम बना लें और वो पैरेलल में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। राइट, सो अगर अब वो कैसे होंगे पैरेलल में एग्जीक्यूट, उसकी 2-3 ऑप्शन हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अब मुझे नहीं पता आपने कौन सी लैंग्वेज की है, लेकिन फॉर एग्जांपल C में एक लाइब्रेरी है जिस pthread की। ठीक है, सो आप pthread create आई थिंक कॉल होती है। ठीक है, सो अगर मैं प्रोग्राम ऊपर लिखा हुआ है और चलता आ रहा है और pthread create कॉल हुआ है, तो इसके बाद से 2 थ्रेड हो जाएंगे। एक तो ये जो नॉर्मल चलता जा रहा है, और एक ये वाला जो इसको हम फंक्शन पास कर देंगे कि ये वाला फंक्शन क्रिएट कर, तो वो वाला जो फंक्शन है वो भी पैरेलल में एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो एक से ज़्यादा प्रोग्राम पैरेलल में एग्जीक्यूट होने को हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, सो एक प्रोग्राम से 2 थ्रेड बना लें। ठीक, अच्छा, इसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर की दुनिया में जो टर्म्स ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, सो एक चीज़ होती है प्रोग्राम। ठीक है, जो आपने कोड लिखा उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, जो जिससे एग्जीक्यूटेबल बन जाती है तो वो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन जाता है। जब हम उसको डबल क्लिक करते हैं और वो चलना शुरू हो जाता है तो उसको अमूमन हम लोग कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, अब वो प्रोग्राम ही चलते हुए प्रोग्राम को हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, सो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको रोकता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं टास्क मैनेजर खोल लेता हूँ, तो कभी खोला ही होगा आपने, है ना? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है प्रोसेसेस टॉप पे। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें चल रही हैं ये मुझे बता रहा है कि जी आपका विंडो एक्सप्लोरर भी खुला हुआ है, आपका पावर पॉइंट भी खुला हुआ है। ठीक है, तो पावर पॉइंट .exe कहीं पे थी जो कि डबल क्लिक की तो चली, अब क्योंकि वो मेमोरी में और चल रही है तो उसको हम कह रहे हैं प्रोसेस। ठीक है, और ये बता रहा है कि अच्छा वो CPU का कितने % ले रहा है। ठीक है, सो इसी तरह अगर मैं क्रोम खोल लूँ तो आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि एक से ज़्यादा क्रोम है। ठीक है, तो क्रोम क्या करता है कि वो एक के बजाय एक से ज़्यादा प्रोसेस इनिशिएट कर देता है। ठीक है, अच्छा, सो हार्डवेयर की दुनिया में हम कई दफ़ा इन्हीं को थ्रेड्स कह देते हैं। ठीक है, यानी ये थोड़ा सा फ़र्क है हल्का सा बिटवीन, मिसाल के तौर पर जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ोगे और जब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पढ़ो, कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले कहते हैं कि अच्छा हाँ ये सारे मैंने पैरेलल में चलाने हैं, तो ये सारे के सारे प्रोसेस और थ्रेड के अंदर हम अमूमन इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जब आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा, राइट? सो आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उस पर दोबारा आप पढ़ेंगे थ्रेड्स। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मल्टीपल प्रोसेस और मल्टीपल थ्रेड्स के दरमियान ज़्यादा कह लें कि सख्त होंगे डिफ्रेंशिएट करने में। ठीक है, वो कहेंगे कि नहीं नहीं यार
अगर एक ही प्रोग्राम से आपने दो बनाए हैं तो दिस आर मल्टी थ्रेड्स, और अगर दो अलग अलग प्रोग्राम खोल दिए हैं तो इनको हम कहेंगे मल्टी प्रोसेस, ठीक है। सो वो उसको कर दें। इवन थ्रेड्स की भी आगे दो टाइप्स हैं जो मैं आपसे पूछ नहीं रहूँगा, लेकिन जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है, कि आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में आप थ्रेड्स पढ़ोगे, एक है कि मैंने कोई लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करते हुए क्रिएट किया, तो इसमें क्या होता है कि आप जब टास्क मैनेजर में देखेंगे तो आपको जनरली वो एक ही थ्रेड नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपको ये नहीं नज़र आ रहा होगा कि दो, जिस तरह मैंने आपको बताया क्रोम में खोलूँ तो पीछे 2 3 4 5 6 भी बाज़ खुले होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो है कि एक प्रोग्राम ने मल्टीपल प्रोग्राम लॉन्च कर दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप लाइनक्स में काम कर रहे हो तो उसमें एक कॉल होती है फोर्क की, ठीक है। फोर्क वैसे तो आपको पता है ना, आपका ये वाला ट्यूनिंग फोर्क यूज़ किया हुआ आपने, चिमटे को भी कहते हैं, और ट्यूनिंग फोर्क वो जो लैब में होता था 10वीं में टूं की आवाज़ होता था, ठीक है। सो यही काम हम कर रहे हैं कि प्रोग्राम चलता हुआ जा रहा है और उससे हमने दो फोर्क कर दी, ठीक है। सो प्रोग्राम चल रहा था तो फोर्क की कॉल के बाद प्रोग्राम की दो कॉपियाँ बन जाती हैं, एक जो फोर्क रिटर्न करता है, ठीक है, समथिंग, ठीक है। वो जो समथिंग है ना, अगर मेरा ख्याल है कि आप मेन वाला प्रोग्राम हो तो 0 रिटर्न करे, तो प्रोसेस आईडी रिटर्न करेगा जो दूसरा क्रिएट किया है उसकी, और अगर जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट किया है कोर जो पैरेलल में दो अब इधर से चलना शुरू हो जाएंगे, उसको 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है चल रहा था, ठीक है। हो सकता है कि ये वाला मैं कुछ उलट कह गया हूँ कि उसको प्रोसेस आईडी देते हो या इसको, क्योंकि आप मुझे भूल गए, काफ़ी अर्से पहले यूज़ किया था, लेकिन एनीवे। तो आप यानी कि सिंपल सा कोड लिख रहे हैं आपने लिखा उसके अंदर फोर्क, तो दो चीज़ें चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो आपने एक चाइल्ड प्रोसेस लॉन्च कर दी, तो वो जो जनरेट होता है ना, वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। फ़र्क क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो इधर एक नज़र आएगा, एक में दो नज़र आएंगे। एक केस में कि पूरा का पूरा प्रोसेस का कॉन्टेक्स्ट बनता है, यानी प्रोसेस हर एक का उसका जो प्रोग्राम काउंटर्स एंड एवरीथिंग, और उसका डाटा अलग होता है उसका तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ये जो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं ना, इनका जिस तरह हमने बेस एंड बाउंड स्कीम में नहीं पढ़ा था कि हर एक का अपना प्रोग्राम और डाटा है, तो हर एक का अपना अपना प्रोग्राम और डाटा है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू करते हैं तो इनको हम कहते हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स, कि ये आपका प्रोग्राम चलते हुए उसने क्रिएट किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं पता कि ये दो थ्रेड चल रहे हैं, ठीक है। और एक के लाते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जिसका पता है, तो वो इस किस्म की फंक्शन कॉल होती है, जिसमें आप कहते हैं कि यार दो प्रोसेस बना दो, तो ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कहा है कि भाई मेरी एक कॉपी बना दो और उस कॉपी को ये प्रोसेस आईडी दे देना, ठीक। तो थ्रेड्स इस किस्म की चीज़ होती है, राइट, कि ये जो हमारे प्रोसेस चल रहे हैं, हार्डवेयर इनको भी थ्रेड कह देता है फ़िलहाल, ठीक है। इस वक्त हमें उससे इतना ज़्यादा गर्ज नहीं है कि हम उनको डिफ्रेंशिएट करें। सॉफ्टवेयर उसमें क्यों इतना फ़र्क करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर पता है तो, और उसने दो अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने हैं, तो ये एक अलग काम है। और अगर कहते हैं सिर्फ यूज़र लेवल में ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम ही मैनेज कर रहा है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसको बारी दे दूं, तो ये एक अलग चीज़ है, ठीक। ओके, सो वापस इधर आ जाते हैं, ठीक है। जी एक फंक्शन के अंदर कॉल करना नहीं, एक फंक्शन के अंदर जब आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं तो आपका एक ही प्रोग्राम चल रहा होता है, आप प्रोग्राम जंप करके दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, जंप एंड लिंक होता है, आप उधर चले जाते हैं, फिर दूसरे फंक्शन ने कॉल किया, जंप एंड लिंक हुआ, तीसरी जगह चले गए, लेकिन प्रोग्राम एक ही चल रहा है, ठीक है। जब ये मल्टी थ्रेडिंग हुई तो दो प्रोग्राम चलना शुरू हो गए, यानी कि आप चलते चलते आपने जो पी थ्रेड क्रिएट कॉल किया और उसको एक फंक्शन बता दिया, तो वो फंक्शन भी चलना शुरू हो गया, ये भी चलना शुरू हो गया। अब वो दोनों कैसे चलेंगे, ठीक है। दोनों चलने के लिए आपको अगर एक ही नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है, मल्टी कोर नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए एक को चलाएंगे, थोड़ी देर के लिए दूसरे को चलाएंगे, इस तरीके से चलेंगे। तो जब थोड़ी एक चल रहा होगा तो दूसरा नहीं चल रहा होगा, दूसरा चल रहा होगा तो, और अगर नीचे मल्टीपल कोर्स लगी हुई हैं तो आप मल्टीपल कोर्स पे भी उसको दे सकते हैं कि एक पे एक चल जाए, एक पे दूसरा चल जाए, ठीक। सो बेसिकली जो हम अभी तक सारा काम कर रहे थे, कि जो हम चीज़ को तेज़ करने की कोशिश कर रहे थे, वो हम इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे,
कि इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन सी पैरेलल में चल सकती हैं, ठीक है। सो इसकी एक लिमिट आ जाती है इवेंचुअली कि भाई कितनी आप पैरेलल में लेकर आएंगे, ठीक है। सो उसके एक तरीका हमने इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म का ये पढ़ा कि सुपर स्केलर स्टाइल का हो जाए कि हार्डवेयर खुद से निकाल ले कि यार आगे कौन सी इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन है उसको पैरेलल में चला। एक हमने पढ़ लिया कि सॉफ्टवेयर खुद लिखे कि ये बड़ा सा इंस्ट्रक्शन वर्ड है, इसके अंदर पैरेलल में कर लें, ठीक है। लेकिन ये भी एक जगह पर आकर लिमिट हो रहा होता है, ठीक है। सो एक और जो चीज़ है वो हो सकती है कि आप थ्रेड लेवल पैरेललिज्म बना लें, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैंने एक बहुत बड़ी सी एरे को दूसरी एरे के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, दो थ्रेड बना दूँ, एक फर्स्ट हाफ को ऐड कर दे, दूसरा सेकंड हाफ को ऐड कर दे, ठीक है। सो वो आपका कहते हैं पैरेललिज्म अचीव हो जाएगा और वो काम लेट से वो 1 मिलियन की एरे थी तो वो आपकी 5-5 लाख की 2 बन गई। अगर 4 थ्रेड में तोड़ दिया तो 2.5 लाख की बन गई, और ज़्यादा तोड़ते गए, ठीक है। तो बाज़ वर्कलोड्स ये अलाउ करते हैं कि आप पैरेलल में ये काम कर सकें, बाज़ वर्कलोड्स में ये काम नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैंने अगर एक एरे को दूसरी में ऐड करना था तो उसको तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर मैंने एक ही एरे में ये करना था कि पहली 2 का सम तीसरी पे लिखवाना था, उससे अगली 2 का आगे लिखवाना था, तो अब मुझे पिछली इंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशन पे डिपेंडेंस है। जब मुझे पिछली इंस्ट्रक्शन की कैलकुलेशन पे डिपेंडेंस है तो अब उसको तोड़ना ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है किसी केस में तोड़ सके अगर आप बहुत इंटेलिजेंटली सोचें, लेकिन कई केसेस में आप तोड़ नहीं भी पाएंगे, ठीक। सो जिनको तोड़ सकते हैं उधर थ्रेड लेवल पैरेललिज्म यूज़फुल है। ऑब्वियसली थ्रेड लेवल पैरेललिज्म एक जगह तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं GPU, ठीक है। जो हमारा GPU होता है उससे सिमिलर कैलकुलेशन करनी होती हैं ऑन मिलियन पिक्सल्स, तो वो छोटे छोटे बहुत सारे थ्रेड्स लॉन्च कर देता है और हर पिक्सल के पैरेलल में कंप्यूट होकर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम GPU के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़े, हम जनरल पर्पस कंप्यूटर के हिसाब से पढ़ें कि क्या चीज़ है मल्टी थ्रेडिंग और कैसे उसको डालेंगे, ठीक है। सो ये हमने काइंड ऑफ डिस्कस कर लिया। सो अगर मैं बुलेट पॉइंट देख लूँ तो एक है कि रन इंडिपेंडेंट सिक्वेंशियल जॉब, दूसरा है रन वन जॉब फास्टर यूजिंग पैरेलल थ्रेड्स। तो ये दोनों तरह के काम जो है ना ये थ्रेड लेवल पैरेललिज्म में हो सकते हैं कि आप या तो पैरेलल में 2 अलग-अलग प्रोग्राम चला लें या आप एक ही को तोड़ के 2 प्रोग्राम बना दें, ठीक है। अच्छा, सो अब मसला क्या है कि हमारी एक दूसरे पे इंस्ट्रक्शंस की डिपेंडेंसीज होती हैं, ठीक है। तो उनको कैसे रिजॉल्व करें, उनका एक तरीका तो हमने पहले पढ़ा था बाईपासिंग और इस किस्म की चीज़। एक तरीका उसका ये भी है कि आप अगर मल्टीपल थ्रेड सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें हम 2 तरह की टेक्निक्स पढ़ेंगे। एक है फाइन ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग, एक है कोर्स ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो हम स्टार्ट होते हैं फाइन ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग से। तो फाइन ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग जो है ना वो इंस्ट्रक्शन डिपेंडेंस के मसले को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेती है, ठीक है। कि आप ये करेंगे एक साइकिल में एक थ्रेड का कुछ हिस्सा चलाएं, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का, चौथे में चौथे का, 5वें में 5वें का, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। तो ये अगर फिक्स स्टाइल की करना शुरू कर दें तो बाय द टाइम आपके थ्रेड की दोबारा बारी आएगी तो वो अगर 5 स्टेज पाइपलाइन है तो वो एग्जीक्यूट हो चुका होगा, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ये हमारी पाइपलाइन स्टेजेस थी, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं 4 थ्रेड्स हैं और उनको मैं इंटरलीव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपकी अगर कोई डिपेंडेंस एग्जिस्ट करती भी थी कि लेट्स से कि मेरी पहले थ्रेड चला, फिर दूसरे चला, फिर तीसरा चला, फिर चौथा चला, फिर पहला चला, ठीक है। तो पहले की इंस्ट्रक्शन जब दूसरी दफ़ा आई तो उसके दरमियान 4 साइकिल वैसे ही गुजर चुके थे। तो अब अगर मैं x1 को लोड कर रहा था और अगली इंस्ट्रक्शन भी x1 को यूज़ कर रही थी तो अब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह ये है कि भाई जितनी देर में आपने कहते हैं उससे राइट बैक होना था उतनी देर में उतनी देर तो ऑलरेडी गुजर चुकी थी, ठीक है। यानी कि एक साइकिल में मैंने फैच किया, अगले साइकिल में वो डिकोड हुई तो मैंने दूसरे थ्रेड को फैच कर लिया, ठीक है। फिर ये एग्जीक्यूट हुई तो मैंने तीसरे को कर लिया, फिर मेमोरी एक्सेस हुई तो चौथे को कर लिया, ठीक है। तो इधर वो राइट बैक हो गई थी तो उस वक्त अगली वाली फैच हुई, तो जब वो डिकोड में पहुंची उस वक्त तक राइट बैक हो चुका था। तो आपको ये वाला प्रॉब्लम नहीं आया कि
आपको जो वो डिपेंडेंस वाला प्रॉब्लम था जो हमने बाईपासिंग और इंटरलॉक से जो कि आपने अभी करना है प्रोजेक्ट में भी, तो वो वाला मसला किसी हद तक मल्टी थ्रेडिंग से भी रिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, कि हर साइकिल में आपने थ्रेड ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि बिल्कुल हर साइकिल में चेंज कर दिया, तो फाइन ग्रेन का ही मतलब होता है कि छोटे लेवल पे जाकर आपने काम कर दिया। तो हमने एक पहले कॉम्प्लेक्स पाइपलाइंस के वक्त एक क्रे की एग्जांपल पढ़ी थी, हमने कहा था कि उस बंदे ने IBM को बीट किया था, तो वो जो उसका प्रोसेसर था CDC 6600 हाँ, जो फर्स्ट काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर जिसको हम कहते हैं, उसका एक तो मेन प्रोसेसर था, उसके अलावा उसका एक पेरिफेरल प्रोसेसर भी था जो इनपुट आउटपुट को हैंडल करता था। तो जो इनपुट आउटपुट को हैंडल करने वाला प्रोसेसर था ना, उसके अंदर एग्जैक्टली यही काम उन्होंने किया हुआ था। उन्होंने क्या किया हुआ था कि 10 वर्चुअल IO प्रोसेसर बना दिए थे, ठीक है। इसका अंदर नीचे एक ही प्रोसेसर है, लेकिन आप 10 की इंटरलिविंग आपस में कर लिए कि एक साइकिल में एक चलता है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा, छठे में 10 हो गए, तो हर एक की बारी जो है ना वो 10 साइकिल के बाद आई, ठीक है। तो उससे क्या हो गया कि 10 प्रोसेसर तो हो गए लेकिन वो स्लो हो गए, ठीक है। लेकिन IO के साथ जब आपने डील करना हो तो तब आपको उतनी फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए भी नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई कीज़ प्रेस की हैं, ठीक है, तो जो मेरा की प्रेस करने का रेट है वो प्रोसेसर के हिसाब से बहुत, जो सबसे तेज़ भी टाइप करने वाला बंदा होगा उसका भी प्रोसेसर स्पीड के लिए बहुत खुला टाइम होगा, ठीक है। तो जितनी देर में वो की प्रेस होकर आनी है उतनी देर में नीचे कई 1000 मिलियन साइकिल गुजर चुके हों शायद, ठीक है। तो जो गुजर चुके होंगे तो उनको फिर आप हैंडल कर सकते हो। उस ज़माने के हिसाब से खैर ये पाइपलाइन जो था उसका ओवरऑल 100 नैनोसेकंड साइकिल टाइम था और फिक्स इंटरलीव था, यानी कि जो हमने अभी पीछे स्कीम देखी, लेकिन हमने 4 के हिसाब से देखी, इसमें वो 10 थ्रेड इस तरह से चल रहे थे। अच्छा, अब अगर इसको मैंने हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना हो तो हार्डवेयर में चेंजेस क्या आएंगी, ठीक है। सो अगर मैंने फाइन ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंट करनी है तो उसके अंदर हर थ्रेड, क्योंकि मेमोरी में किसी अलग जगह पे उसका प्रोग्राम काउंटर चल रहा होगा ना, तो अब मुझे हर साइकिल में उसको चेंज करना है कि यार ये वाला प्रोग्राम काउंटर है, उससे अगला प्रोग्राम काउंटर है, उससे अगला प्रोग्राम काउंटर। तो एक तो हमारे पास इधर मार्क्स लग गए, तो हमने यही पढ़ा हुआ है ना कि जब हमने डिफरेंट चीज़ों में सिलेक्ट करना हो तो क्या करें, मार्क्स लगा दें। तो इधर हमने सिंपल एक काउंटर लगा दिया जो 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 चलता जा रहा है। तो 0 आया तो पहला वाले सेलेक्ट हो गया, फिर अगले साइकिल में 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। तो इस तरह से ये हर साइकिल में डिफरेंट प्रोग्राम काउंटर को चलाता जा रहा है। सिमिलरली हर थ्रेड को, हर प्रोग्राम जो चल रहा है वो रजिस्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब है हर थ्रेड के लिए अलग रजिस्टर फाइल भी चाहिए होगी ताकि एक रजिस्टर राइट दूसरे को इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो वही वाला जो काउंटर है वो फिर आप आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं कि जब ये 0 था तो अगले साइकिल में वो 0 इधर आ जाएगा, उससे अगले साइकिल में 0 इधर आ जाएगा। इसी तरह जो 1 था अगले साइकिल में 1 इधर आ जाएगा। तो वो पूरा जो एक आपका यानी जब 0 आया तो पहला इधर 0 आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। तो इधर से 0 नंबर वाला प्रोग्राम काउंटर सेलेक्ट हुआ, इधर से 0 नंबर वाला जनरल पर्पस रजिस्टर से फैच किया और आगे आपने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट वाले यूनिट कॉमन थे, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है। तो यानी बेसिकली हार्डवेयर में एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होगी ऑफ रजिस्टर फाइल एंड प्रोग्राम काउंटर्स, ठीक है। तो ये कलर कोडेड है, यानी कि जो आसमानी कलर का है वो आसमानी कलर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, और उसके पीछे जो ब्राउन और फिर ब्लू है इस तरह से चल रहा है, ठीक। ओके, सो इस तरह से आप मल्टीपल थ्रेड्स को पैरेलल में चला सकते हैं बाय हैविंग एक ही प्रोसेसर हो नीचे, लेकिन फिर भी मल्टीपल थ्रेड उसके ऊपर चल जाएं और हर साइकिल में वो चेंज होने होंगे। तो इससे अगर मैं 4 थ्रेड चला रहा हूँ तो आपका हर थ्रेड 4 गुना स्लो हो गया, लेकिन 4 पैरेलल में थ्रेड चल गए, ठीक है। दिस इज़ वन ऑप्शन, ठीक है। सो हर एक के PC है, हर एक का जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये हमने कह दिया। इसके अलावा आपको हर एक के लिए अपना वो जो वर्चुअल मेमोरी भी चाहिए होगी कि उसके पेज टेबल्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग रजिस्टर्स, ठीक है। तो वो चीज़ें तो अपनी जगह पर होंगी। फिर दूसरा ये होगा कि क्योंकि आप मल्टीपल थ्रेड चल रहे हैं तो ट्रांसलेशंस हर थ्रेड की अपनी अलग हो रही हैं। तो TLBs वगैरह में भी हो गया, अभी तो हमने वो नहीं दिखाया उधर पाइपलाइन में। तो TLB कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे
और ऑब्वियसली ओएस को भी ये फिर किसी तरह करना पड़ेगा कि पैरेलल में 4 जॉब्स लाए जो कि चल सके, ठीक है। तो अगर नहीं है तो फिर वो वाले साइकिल वेस्ट जा रहे हों। सो ये जो हमने देखा था इसको हम कहते हैं फिक्स्ड इंटरलीव, ठीक है। इसकी एक और ऑप्शन ये भी होती है कि आप सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड इंटरलीव करें, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड इंटरलीव थी ये CDC 6600 जो है 1964 का प्रोसेसर है, ठीक है। तो यानी उस ज़माने में पहला ये सुपर कंप्यूटर आया था। 1971 में कह लो कि ये जो दूसरा हमने प्रोसेसर है ये वाला जो है ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल इंटरलीव सपोर्ट करता है। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल इंटरलीव में क्या होता है कि आपके पास नीचे फिक्स स्लॉट्स हैं n थ्रेड्स की और उसके ऊपर आप या S पाइपलाइन स्लॉट्स हैं और उस पर ऊपर से आप n थ्रेड्स इंटरलीव कर लें, ठीक है। सो उनको फिर आप OS स्केड्यूल कर रहा होता है कि अच्छा यार थोड़ी देर के लिए ये चलेगा, थोड़ी देर के लिए ये चलेगा, यानी कि एक पहले से वो बता के दे देगा कि इस साइकिल हर साइकिल पे क्या चलना है, ठीक है। तो वो जो आपका फॉर्मेट है कि जिसमें उसने चलना है उन स्लॉट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आपके पास 10 स्लॉट हैं और उसके अंदर आपने 3 जॉब्स को स्केड्यूल करना है तो आप उसका स्केड्यूल बना कर दे देंगे कि यार इस पे पहला चलेगा, इस पे दूसरा, इस पे तीसरा, और वो उसके हिसाब से इंटरलीव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1982 में भी इसी तरह ये काम फिर आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं ये काम। अब उससे अगला लेवल क्या है कि हार्डवेयर खुद ये हिसाब लगाए कि कौन सा थ्रेड रेडी है जिसको मैं चला सकूं। तो बाय 1982 इस किस्म के प्रोसेसर भी आना शुरू हो गए जिसमें ये काम हार्डवेयर में होना शुरू हो गया कि हार्डवेयर खुद से फिगर आउट कर ले कि कौन सा चल सकता है। तो ये जो HEP 1982 का है ये पहला कमर्शियल प्रोसेसर था जो कि हार्डवेयर में मल्टी थ्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। तो इसके 120 थ्रेड्स पर प्रोसेसर थे, 10 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक रेट था, ठीक है। तो 80s से लेकर यहाँ तक बड़ी जंप आ गई हैं। उस वक्त 10 मेगाहर्ट्ज़ वाज फास्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे वक्त तक जब हम 2000s में कर रहे थे तो तकरीबन 500 मेगाहर्ट्ज़ तक पहुँच गए हुए थे। 500 मेगा और 1 गीगा के नए आए थे उस वक्त। तो लेट 90s अर्ली 2000s तक उधर तक पहुँचे। उसके बाद जाके 2 गीगा 3 गीगा पे कुछ ब्रेकें लग गई, ठीक है। अच्छा, तो इसमें आप 2.8 प्रोसेसर थे और इसके बाद इसका नया वर्जन जो आया उसको क्या लेंगे, टेरा MTA था। टेरा MTA में फिर मज़ीद मल्टी थ्रेडिंग आ गई कि अप टू 256 कोर्स, और ये भी ज़्यादा सुपर कंप्यूटिंग टाइप की एप्लीकेशंस के लिए क्या लेंगे मल्टी थ्रेडिंग यूज़ हो रही थी। इसमें 256 प्रोसेसर्स जिसके ऊपर हर प्रोसेसर पे 128 थ्रेड। तो डू द मैथ, मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये टोटल फिर थ्रेड कितने बन गए। 256 इंटू 128। कोई क्विकली बता सकता है कितने बनेंगे? कैलकुलेटर के बगैर 2 की पावर है 256 60 बिट होती हैं, 128 7 बिट होती हैं, 8 + 7 15 बिट होगी। 15 जो है उनको हम 10 × 5 कह सकते हैं, 5 32 होता है, 10 1024 होता है। तो 32 के थ्रेड्स बन जाएंगे, ठीक। तो 32,000 के करीब थ्रेड्स आपके चल रहे हैं, ठीक है। आगे तो खैर इसके इंटरकनेक्ट का बताया हुआ है कि मोस्ट लाइकली टोरस स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर क्या लें कि मेमोरी और प्रोसेसर को किस तरह अरेंज किया हुआ था एंड एवरीथिंग। इसको हम मे भी स्किप कर सकते हैं। ये मोर लाइक MS स्लाइड्स है, इसकी पाइपलाइन बताई हुई है कि किस तरीके से थी, इसको भी हम छोड़ देते हैं। और वी कम टू कोर्स ग्रेन्ड मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। सो ये जो पीछे प्रोसेसर थे ये कैशेस के हिसाब से उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुए थे। जो ज़्यादातर हमारी एप्लीकेशंस हैं उनमें फिर कैश और इस किस्म की चीज़ भी आती है। तो कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग जो है ना वो उसका मेन आइडिया बड़ा सादा सा है जो आप अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं काफ़ी वैसे करता होता हूँ ये कोर्स, मैं अपने लाइफ में भी जो काम स्केड्यूल करने होते हैं कई दफ़ा मैं उसमें कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग कर लेता हूँ, ठीक। सो कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग है क्या, ठीक है। लिख के कम्युनिकेट हो रहा है एक दूसरे से,
वैसे नोट्स बना रही हैं, तो चलो मुझे लगा शायद वो एक दूसरे को जिस तरह देख रही। ओके, कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग का जो कोर आइडिया है ना, वो ये है कि मसला क्या आता है कि जब एक प्रोसेस चल रहा होता है ना, तो थोड़ी देर में कोई कैश मिस आ जाती है, ठीक है। कैश मिस आ जाती है तो आपको एक लंबी फकी पड़ती है जिसमें आप मेमोरी से उठा कर लाते हैं, तो 25-30 साइकिल आपके ज़ाया हो जाते हैं। तो अगर हम ये काम करें कि जब आपका एक कैश मिस हो तो हम दूसरा थ्रेड चला दें, ठीक है, तो वो पीछे जो मेमोरी से फैच करने वाला वो तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ने लेकर आना है, वो लाता रहेगा, लेकिन उतनी देर प्रोसेसर के साइकिल वेस्ट नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन आइडिया है कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग का। और मैं जो कह रहा था कि आप लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप अगर हार्डवेयर डिज़ाइन के और वेरिफिकेशन के काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर अक्सर ये होता है कि आपको कोई 5-10 काम पैरेलल में साइन होते हैं कि ये इशू भी रिजॉल्व करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन जब आप एक पे काम करने लगते हैं और उसको फिक्स करके सिमुलेशन चलाते हैं तो वो सिमुलेशन चलने में कई दफ़ा 5 मिनट ले लेगी, 3 मिनट ले लेगी, 10 मिनट ले लेगी, या अगर आपने FPGAs पे काम करना है, सेंसर्स लगाते हैं, वो कई दफ़ा घंटों ले लेता है, ठीक है। तो अब वो 1 घंटे बाद आपको उसका रिजल्ट आएगा, या घंटा ना भी हो, छोटा सेंसर है तो 20 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए। तो वो जो टाइम है आप क्या कर सकते हैं कि आपने अपने पास एक टास्क शेड्यूल बनाया हुआ है कि ये मेरे पास टास्क है जो पोटेंशियली हो सकते हैं, तो ये वाला किया, इसको अगर टाइम लग रहा है तो दूसरा टास्क पॉप किया और वो करना शुरू कर दिया, ठीक। तो जब आप वो करना शुरू करेंगे तो आप अमेजिंगली एफिशिएंटली काम हो जाता है आपका, यानी कि आप अगर इसके बजाय इस टेंशन में बैठे रहेंगे यार मुझे तो 10 काम है, ठीक है, उसके बजाय आप एक काम शुरू करें और उस काम में जहाँ पर भी कैश मिस आएगी, किसी चीज़ पर डिपेंडेंस आ गई और आपको पता है कि उसमें तो टाइम लेना है, आप दूसरे वाले पे स्विच हो जाए, ठीक है, दूसरे वाले पे कैश मिस आएगी तो पहले वाले पे स्विच हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल थ्रेड्स को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन आइडिया ये है कि आप कि थोड़े से थ्रेड लें और जो कैश मिस हुई है उसकी लेटेंसी को उसमें हाइड कर देंगे, कैश मिस पे जो एक को इंतज़ार करना पड़ा है उतनी देर में दूसरे को चला दें, ठीक है। तो ये इसका पहला जो था ये MIT ने एक बनाया था जो कि एक और प्रोसेसर है स्पार्क, उसको मॉडिफाई करके उसकी चिप्स को उसके अंदर ये वाली सपोर्ट डाली थी, ठीक है, कि अप टू 4 थ्रेड्स उस पर चल सकें और जब भी लोकल कैश मिस होगी तो आप कहते हैं थ्रेड को स्विच कर देंगे, ठीक है। IBM का पावर PC भी एक काइंड ऑफ में भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है। पावर PC 4 में शायद ये नहीं थी, पावर PC 5 में थी, नहीं उसमें साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग थी, ठीक। तो इसमें भी यह है कि जब भी आपकी L2 कैश मिस होती है तो इसमें आपकी क्वाड इशू यानी कि 4 इंस्ट्रक्शंस पैरेलल में इशू हो रही हैं और 5 स्टेज पाइपलाइन है, तो 2 वर्चुअल CPU, हर कोर जो है आपकी उसमें 2 वर्चुअल CPU, तो वर्चुअल CPU से मुराद हमारी क्या है, ये वाली कोर्स ग्रेन मल्टी थ्रेडिंग, कि एक पे कैश मिस होती है तो दूसरा चल जाता है। आपने कई दफ़ा टास्क मैनेजर में देखा होगा कि शायद आपके एक्चुअल नंबर ऑफ कोर्स 4 हो तो वो ऊपर जॉब्स 8 दिखा रहा होगा, ठीक है, कि उसके ऊपर CPU जो है ना वर्चुअल CPU, आई डोंट नो मेरे केस में कितना है, मेरा ख्याल है मुझे खुद याद नहीं है क्योंकि ये वाला लैपटॉप मैं अब कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इसका एक व्यू होता था जिसमें वो खैर ये हर एक पे 2 नहीं दिखा रहा, ये एक ही दिखा रहा है, तो 6 कोर्स हैं। नहीं अब ये देखो ना, ये मुझे कह रहा है कि CPU 0 से लेकर CPU 11 तक, ठीक है, जबकि असल में कितने हैं 6, तो 6 को ये 12 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये भी यही काम ही कर रहा है, ठीक है, कि जब एक ही कैश मिस होगी उस हर CPU पे एक को 2, हर एक को 2 के तौर पे 2 की वर्चुअल प्रोसेसर उसने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला काम इसके अंदर हो रहा है, ठीक। तो ये वाले जो चीज़ है ये एक कह लो कि कम एफर्ट से
आपका गेन ये वाला हो जाता होता है इसके अंदर, ठीक है। सो ओरेकल और सन अब तो खैर मेरा ख्याल है ये थोड़ा डाउन हो गए हैं, पहले ये बड़ा कहते हैं कॉम्बो था इनका दोनों का डाटा सेंटर मार्केट में, और इनके ये सीरीज़ ऑफ प्रोसेसर्स थे जो कि जिसमें आपके मल्टीपल, जो बताने का मकसद है कि 2004 से 2013 तक डिफरेंट जो सीरीज़ आए हैं, पहले नायग्रा सीरीज़ आई, फिर T4, फिर M5, तो इसमें कोर्स भी ग्रो होती गई और मोर इम्पॉर्टेंटली थ्रेड्स पर कोर भी ग्रो होते गए, अप टू 8 थ्रेड्स आखिरी वाले में चल रहे हैं, 12 कोर्स 8 थ्रेड, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही। ये उसका अगर आर्किटेक्चर है, हम उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। और तो इस किस्म के कंपैरिजन टेबल्स जो हैं वो बाज़ का यूज़फुल होते हैं जब आपने ख़ुद भी कोई बाइंग करनी हो, तो आप उसमें भी जाकर डिफरेंट प्रोसेसर की ऑप्शंस का कंपैरिजन टेबल देख रहे होते हैं कि कौन सी नोड टाइप है। तो ये नैनोमीटर जो है ये आपकी हर कुछ अरसे बाद ट्रांजिस्टर उससे छोटी टेक्नोलॉजी पे जाता है, तो जिस पे तो ये अगर शुरू में 40 नैनोमीटर का था तो करते करते 28 नैनोमीटर की नोड बनना शुरू हो गई। तो ये M6 क्योंकि लेटेस्ट है, तो इसमें नंबर ऑफ़ कोर्स भी बढ़ते बढ़ते 12 हो गई हैं, जो थ्रेड्स हैं वो 96 हो गए हैं, L3 कैश का साइज़ 48 MB तक पहुंच गया है, मेमोरी टेराबाइट्स में चली गई हैं, PCI स्लॉट जो है Gen 3 की आ गई हैं, ठीक है, 2 Gen 3 की लगी हुई हैं और 96 सॉकेट्स इसमें लग सकती हैं। तो ये उसका काइंड ऑफ ओरियन है। इसकी क्या डिटेल्स में हम नहीं जाते, एंड वी मूव टू दी लास्ट टॉपिक ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। सो अभी हमने दो तरह की मल्टी थ्रेडिंग कर ली, एक फाइन ग्रेन्ड जिसमें हम हर साइकिल में थ्रेड को चेंज कर रहे हैं, एक कोर्स ग्रेन्ड जिसमें हम जब कैश मिस होती है उस वक्त चेंज करते हैं। तो कोर्स ग्रेन्ड में हम थोड़ा सा कम कह लें कि थ्रेड्स रखते हैं, लेकिन उनमें कैश मिसेस पे चेंज कर लेते हैं। फाइन ग्रेन्ड में हम थोड़े ज़्यादा थ्रेड भी रख सकते हैं और इस तरीके चला सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये एक बीच में पेपर आया कह लें कि 95 में, जिसमें उन्होंने ना देखा कि कब प्रोसेसर एक्चुअली बिजी कितना टाइम होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द, ये जो ब्लैक हिस्सा नीचे नज़र आ रहा ना, ये है कि प्रोसेसर बिजी है, और जो बाकी शेड्स नज़र आ रहे हैं ना वो किसी ना किसी जगह पर वो फंसा हुआ है, ठीक है, किसी चीज़ का वेट कर रहा है। तो एक चीज़ उन्हें ये फील हुई कि जो आपका आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर है ना, उसमें आपके जो फंक्शनल यूनिट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन उतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो हर वक्त बिजी रहे। इसका मतलब हम किसी तरह पैरेलल में इंस्ट्रक्शंस उसको फीड इन नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि यार जो आप अभी चला रहे हैं, आप जिन अप्रोचेज़ में सोच रहे हैं वो ज़रा फिक्स ही अप्रोचेज़ हैं, ठीक है। कि एक अप्रोच ये है कि भाई थोड़ी देर एक थ्रेड चले और उसके बाद स्विच हो जाए, एक ये है कि हर साइकिल में थ्रेड स्विच हो, एक अप्रोच ये है कि मल्टीपल कोर्स लगा दें, ठीक है। तो इन सारी अप्रोचेस के अंदर आपका कुछ ना कुछ वेस्ट आता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल सुपर स्केलर चल रहा है, ठीक है, तो एक थ्रेड उस पर चल रहा है, थोड़ी देर उसको वेट करना पड़ा, तो ये सारे फंक्शनल यूनिट उस वक्त फ्री होंगे, चाहे वो ब्रांच की वजह से करना पड़ा, चाहे वो डिपेंडेंस आ गई, चाहे वो कैश मिस हो गई, हर केस में आपको ये जो ग्रे हिस्सा है ये बता रहा है कि जब जिस फंक्शनल यूनिट पे कुछ नहीं हो रहा था। तो बेसिकली 4 का मतलब है कि 4 चीज़ें इशू हो सकती थी, तो ये और नीचे की तरफ टाइम बढ़ा है, ठीक है। तो आपने कौन सा फंक्शनल यूनिट कब इस्तेमाल हो रहा है वो हमें इधर नज़र आ रहा है, ठीक। तो इसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारा वेस्ट आता है, जिसमें इसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेस्ट कहेंगे। अगर पूरी की पूरी लाइन खाली गई तो हम उसे वर्टिकल वेस्ट कह देंगे, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में वो पूरी लाइन ही खाली चली गई। तो अब कहीं पे कैश मिस वगैरह हो गई तो पूरी की पूरी लाइन खाली चली गई, तो वो वर्टिकल वेस्ट आ गई। उसके अलावा जब कोई इंस्ट्रक्शन चल भी रही थी तो अक्सर होता है कि वो किसी एक फंक्शनल यूनिट पे चल रही थी, बाकी सारे फंक्शनल यूनिट फ्री थे। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल वेस्ट आ गया, ठीक है। तो दूसरा वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल वेस्ट आ गया कि आप पूरे का पूरा 4 फंक्शनल यूनिट को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ठीक है। जब हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि जब एक के वक्त जो आपका वर्टिकल वेस्ट था वो किसी हद तक बच गया, क्योंकि जैसे ही आपको कैश मिस हुआ आपने दूसरा थ्रेड स्केड्यूल कर लिया,
लेकिन हॉरिजॉन्टल वेस्ट अभी भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो थ्रेड चल रहा है अगर वो एक ही फंक्शनल यूनिट को एक वक्त में यूज़ कर रहा था तो बाकी फंक्शनल यूनिट तो फ्री थे। तो इसका मतलब है कि जो हमने मल्टी थ्रेडिंग की है, जो वर्टिकल मल्टी थ्रेडिंग, चाहे वो कोर्स ग्रेन्ड हो चाहे वो फाइन ग्रेन्ड हो, दोनों केस में हमें वर्टिकल वेस्ट को किसी हद तक वो रिजॉल्व करेगी, हॉरिजॉन्टल वेस्ट स्टिल रहेगी। फिर आपका आ जाता है चिप मल्टी प्रोसेसिंग कि आपके 2 प्रोसेसर आपने लगा दिए, ठीक है। सो 2 प्रोसेसर में क्या हुआ कि अब एक प्रोसेसर के ये फंक्शनल यूनिट्स हो गए, एक के ये फंक्शनल यूनिट हो गए और दोनों में पैरेलल में थ्रेड चल रहा है। तो अब आपका कह लें कि दोबारा कह लो कि अगर तो इसमें मल्टी थ्रेडिंग आपने दोनों कोर्स पे रखी हुई फिर तो आपका वर्टिकल वेस्ट बचेगा, ना रखी हुई तो वर्टिकल वेस्ट आएगा। और इवन इफ आपने वो रखी भी हुई है, हॉरिजॉन्टल वेस्ट थोड़ा बहुत रिजॉल्व हुआ है, लेकिन स्टिल बीच में अब ऐसे साइकिल आ जाते हैं कि जिसमें एक वक्त में दोनों एक एक यूनिट का यूज़ करें, बाकी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन ये है कि हम कैसे कहते हैं मैक्सिमाइज कर सकें इसको, इस यूटिलाइजेशन को, ठीक है, कि जो हमारे फंक्शनल यूनिट हैं वो बेस्ट यूटिलाइज हो सके, ठीक है। यूटिलाइजेशन के हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, लाइफ में भी अच्छी स्ट्रेटजी होती है। आप अपने टाइम के हिसाब से भी प्लान किया करें कि आप अपने टाइम को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ज़हन में रखें कि जो अगर आपके टाइम की आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं है और आप उसको इन्जॉयमेंट में ही सारा उड़ा देते हैं ना, तो कल को किसी और के नज़दीक भी आपके टाइम की कोई और अहमियत नहीं होगी, ठीक है। तो यानी इट स्टार्ट्स विद योर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने आप से शुरू होती हैं। जिस तरह पाकिस्तानियों को अगर अपने बंदों की लाइफ की खुद इम्पोर्टेंस ही नहीं है तो कोई और भी आपकी लाइफ की इम्पोर्टेंस नहीं करेगा कि कल को हम कह रहे होंगे जी हमारे प्रिजनर जो हैं उनको आप ये ना करें, फलां ना करें। भाई आप खुद इधर नहीं कर रहे, ठीक है। इसी तरह से आप भी जो अपनी लाइफ है ना, वो आप अगर उसको टाइम एक्सेस पे देखेंगे तो आपके पास आवर्स चल रहे हैं, राइट। तो हर घंटे 24 घंटे होते हैं हर दिन, ठीक है। और आप उसको एक बड़े से यूनिट में देख सकते हैं, एक मंथ के यूनिट पे, एक वीक के यूनिट पे देख सकते हैं कि अच्छा यार ये मेरा वीक चल रहा है, इसमें मैंने कैसे इसको तोड़ा हुआ है। अगर आप उसको नहीं तोड़ेंगे और ख़ुद नहीं कुछ उसके ऊपर काम करेंगे तो वो एक डिफ़ॉल्ट में ऑटोमेटिकली किसी तरह स्केजुअल हो जाएगा, उसमें बहुत सारा ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेस्ट होगा, ठीक है। और अगर आप उस वेस्ट को नहीं यूटिलाइज़ करने का कोशिश कर रहे हैं तो किसी और के लिए भी आपके टाइम की वैल्यू इवेंचुअली नहीं बनेगी। तो ये एक चीज़ जो लाइफ हैक इससे है ना, वो आप यानी जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उनको दूसरी डोमेन में भी अप्लाई किया करें, उससे अपने लाइफ के लिए भी सीखें। सो आइडियल क्या चीज़ है? एक हमारा मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग में हो गया वेस्ट। आइडियल अगर कोई सुपर स्केलर होना तो उसको ऐसा होना चाहिए कि आप फंक्शनल यूनिट्स को शेयर कर दें इन ऑल द थ्रेड्स, और ये भी हो सके कि एक वक्त में एक ही थ्रेड, 2 डिफरेंट थ्रेड के काम भी पैरेलल में हो जाए, ठीक है। जिस तरह अगर किसी एक थ्रेड को पूरा रिसोर्स चाहिए तो वो पूरा इस्तेमाल कर ले, अगर कोई 2 थ्रेड मिल के पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं तो वो यूटिलाइज कर ले। तो जो मैक्सिमम आप इसको यूटिलाइज करवा सकते हैं वो करवा दें, तो ये मिनिमाइज करेगा वेस्ट। कि जब आपके पास असल में ही ऐसा कोई थ्रेड ही ना बचे कि जिनको कुछ स्केड्यूल कर सकें, तब जाके वेस्ट आएगा, नहीं तो ना हॉरिजॉन्टल वेस्ट आएगा ना वर्टिकल वेस्ट आएगा। ऑब्वियसली इसके लिए आपको हार्डवेयर के अंदर कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा कि जो ये काम कर सके, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कंसेप्चुअली आपका जो आइडियल सुपर स्केलर है उसको करनी चाहिए, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। सो हमने एक पढ़ी कोर्स ग्रेन्ड, एक पढ़ी फाइन ग्रेन्ड, इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। कि एक ही वक्त में आप मल्टीपल थ्रेड्स को किसी भी फंक्शनल यूनिट पर भेज सकें, ठीक है। सो जो आपके आउट ऑफ ऑर्डर यूनिट हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी तो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को फैच करने की पॉसिबिलिटी पहले डाली हुई है। अब आपको करने की क्या ज़रूरत है कि आपके जो फैच इंजन हैं उनके अंदर ये प्रोविजन भी डाल दें कि वो एक के बजाय मल्टीपल थ्रेड्स से फैच कर सकें, ठीक है। तो आपको फैच की साइड पर हार्डवेयर डालने की ज़रूरत है जो कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स के साथ फैच कर सके, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जो पहले से ही वाइड आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर प्रोसेसर इशू क्यू है, उसमें आप मल्टीपल थ्रेड वाली
इशू करना शुरू कर दें। तो इशू क्यू तो हमने पहले बनाई थी जैसे ही हमने सुपर स्केलर पढ़ा था, तो उसके अंदर अब आप बजाय एक थ्रेड की चीज़ें इशू होने के आपके मल्टीपल थ्रेड की इंस्ट्रक्शंस इशू हो सकती हैं, ठीक है। बाकी जो मेन यानी कि आपका जो फेच यूनिट है प्राइमरीली तो दिल्ली उस जगह पर आई, और उसके आगे जो है आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर में ऑलरेडी प्रोविजंस किसी हद तक थी जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। सो अब आपका एक थ्रेड भी पूरी मशीन यूटिलाइज कर सकता है, मल्टी थ्रेड भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यानी कि बेसिकली फिर इस किस्म का सीन बनाने की हम कोशिश करें, ठीक। सो पेंटियम 4 जो है उसके अंदर लफ्ज़ यूज़ होता था हाइपर थ्रेडिंग, ठीक है। सो हाइपर थ्रेडिंग जो है ना वो बेसिकली साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग को ही कहते हैं, ठीक है। कि आप तो ये जो मैं जिस तरह अभी आपको दिखा रहा था कि 12 कोर नज़र आ रही हैं, तो इट स्टार्टेड इन एक्चुअली 2002, और इसमें ये पहला कमर्शियल हाइपर थ्रेडिंग वाला कंप्यूटर आया था, और उसमें ये होता था कि आपके यानी कि जो नंबर ऑफ कोर्स हैं उससे डबल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते थे। 2 वे साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग उन्होंने इम्प्लीमेंट की हुई थी, ठीक है। सो बेसिकली आपके तकरीबन तमाम रिसोर्सेज शेयर हो रहे होते थे, यानी कि कैशेज, एग्जीक्यूशन यूनिट, ब्रांच प्रेडिक्टर, ये सब कुछ शेयर ही हो रहा होता था, इसके अंदर आप अलग नहीं थे। ओवरऑल जो आपकी डाई थी यानी कि जो चिप था उसमें 5% लॉजिक इंक्रीज हुई बाय फॉर एडिंग सपोर्ट फॉर दिस, लेकिन परफॉर्मेंस गेन जो है वो उससे थोड़ा सा बेहतर हुआ, ठीक है। सो अगर कोई एक स्टॉल हुआ तो दूसरा प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। और जब दोनों एक्टिव हों तो फिर ये है कि दोनों यूज़ कर रहे होंगे, उस वक्त एक पूरे का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता, फिर दोनों यूज़ कर रहे होंगे, ठीक। सो जो इसके बाद पेंटियम 6 आया था उसमें आउट ऑफ ऑर्डर ड्रॉप हो गई थी, ठीक है। लेकिन जो बाद में इनकी 2008 और ऑनवर्ड्स जो मशीन्स हैं उनमें दोबारा एक तरह से ये रिवाइव हुई। इंटेल एटम जो कि ज़्यादातर कह लो कि डेस्कटॉप लैपटॉप्स में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी बैटरी लाइफ थोड़ी सी बेहतर है। ये इन ऑर्डर x86 कोर है, यानी कि ये इसमें पूरा आउट ऑफ ऑर्डर नहीं है, और उसके अंदर वर्टिकल मल्टी थ्रेडिंग इस्तेमाल होती है, ठीक है। सो IBM ने इनका पावर PC 4 जो था उससे पावर PC 5 में आने के लिए ये काम किया कि पावर PC 4 जो था उसमें आपके कह लें कि तो ये उसकी पाइपलाइन स्टेजेस दिखाई हुई हैं ओवरऑल, ठीक है। कि आपकी इंस्ट्रक्शन फैच है और ये आपके कह लें कि आउट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग इस जगह पर पूरी चलती है, ठीक है। सो ये एग्जीक्यूशन यूनिट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके 8 एग्जीक्यूशन यूनिट थे, आउट ऑफ ऑर्डर इंजन लगा हुआ था, बातें नहीं, ठीक है। तो पावर 5 में क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, हद सही है। पावर 5 में क्या किया हमने, मोबाइल में देखा कान चल रहे तो देखा, थोड़ा सा मॉडिफाई, छोड़ो बाद में देख लेना, कोई नहीं, पहले ही लेट है वो बाद में। सो पावर PC 4 और पावर PC 5 में फ़र्क क्या था कि इधर फैच में आपने 2 डिकोड पैरेलल में करें, तो 2 थ्रेड्स को पैरेलल में फैच डिकोड करें और 2 कमिट्स बाद में डालें, तो दरमियान वाले जो यूनिट्स थे वो आपने सेम रीयूज़ करें इन्हीं चीज़ों को। तो इससे आपका यानी कि वो साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग वाला गेन हासिल करने की कोशिश कर ली, ठीक है। अच्छा, 2 थ्रेड ही क्यों? 2 थ्रेड इसलिए क्योंकि कहते हैं 2 से ज़्यादा अगर करें तो कोई ना कोई और चीज़ बॉटलनेक बन जाती है कि या आपके रजिस्टर कम पड़ जाते हैं या मेमोरी बैंडविड्थ का या कैश के मसले, तो इसलिए उन्होंने 2 से ज़्यादा नहीं किए। टिपिकली प्रोसेसर डिज़ाइन जब आप एक्चुअल में कर, अभी तो आपको एक बहुत सादा सा प्रोसेसर दिया हुआ ना कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन अगर आप वाकई कमर्शियली करना चाहें तो लोग उससे पहले उसको सिमुलेट करते हैं। सो एक तो ये वेरिलॉग में भी जो हम कर रहे हैं, सिस्टम वेरिलॉग में भी ये भी सिमुलेशंस ही हैं, लेकिन प्रोसेसर सिमुलेटर्स भी मिल जाते हैं जो कि जिसमें आप टॉप लेवल पैराम्स दे देते हैं और वो फिर आपको बता देते हैं कि इन पैराम्स के साथ परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ठीक है। तो आप वो उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि यार कौन सी डिज़ाइन चॉइस बेहतर रहेगी, तो उसको सिमुलेट करके फिर आप लेते हैं कि अच्छा यार मैं 2 थ्रेड करूँ या 4 करूँ, क्योंकि ये मेजर डिसीजन होगा ना।
तो जो इनिशियल परफॉर्मेंस थी कह लें कि पेंटियम 4 जो है उसकी साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग ने तकरीबन 1.01 स्पीड अप दिया ऑन स्पेक इंट पे और 1.07 ऑन एफपी। तो स्पेक क्या चीज़ है, मैंने आपको शुरू में बताया था एक किसी लेक्चर में, मुझे याद नहीं किस में, कि जब आपने प्रोसेसर्स को कंपेयर करना होगा कौन सा प्रोसेसर तेज़ है, जो आयरन लॉ वाला था उस वक्त जिक्र किया होगा हमने, कि हम क्या करते हैं कि हम बेंचमार्क प्रोग्राम लोगों ने बना के रखे होते हैं, हम उनको चलाते हैं और देखते हैं कि भाई जो सा प्रोसेसर ज़्यादा तेज़ उसको एग्जीक्यूट कर देगा वो उससे तेज़ है। तो ये दिस हेल्प्स यू मैयर द परफॉर्मेंस, और फिर आप इम्पार्शियल नंबर्स दे सकते हैं कि यार मेरा प्रोसेसर स्पीड पे चल रहा है, कोई और चला कर बेशक देख ले, वो भी वेरीफाई कर सकता है, तो आपके वो नंबर्स की बेस पे लोग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, सो जो पेंटियम 4 का जो था उसमें देखा जाए तो ये 1% स्पीड अप मिला है। वैसे जो इंट वाला था, जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला था, उसमें 7% के करीब स्पीड अप मिला है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर आप स्पेक का जो बेंचमार्क है उसके अंदर 26 बेंचमार्क्स हैं, उनको अगर चलाएं सबको तो उस पर आपके पास 0.9 से लेके 1.58 तक ओवरऑल स्पीड अप मिलता है, और 1.2 काइंड ऑफ अगर उनको पेयर्स में चलाएं तो आपके पास एवरेज स्पीड अप मिल रहा था। तो ये पेंटियम जो है ये तो इंटेल वाला था, जो पावर 5 हमने पीछे देखा है उस पे अगर देखा जाए तो वो 1.16 है, तो 16% का गेन आपको मिला उसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली यानी कि साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग से आपको काइंड ऑफ 10 से 20% तक का वो गेन मिल सकता है इन परफॉर्मेंस। ठीक है, अच्छा लेकिन जब आप साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग करते हैं तो उसमें अब आपको एक डिसीजन ये भी लेना पड़ेगा कि पीछे अगर 4 थ्रेड मेरे पास आ रहे हैं जो इधर डिफरेंट कलर्स में शो किए हुए हैं, तो अब मैं अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो इनमें से किस थ्रेड से फेच करूँ। ठीक है, तो फेच यूनिट ने ये चूज़ करना होगा ना कि किस थ्रेड वाली आगे मैं इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच करके पुश करूँ। तो उसमें एक पॉलिसी होती है इंस्ट्रक्शन काउंट बेस्ड, कि आप ये देखें कि किसकी सबसे कम इंस्ट्रक्शंस इन फ्लाइट हैं। ठीक है, तो उससे दो पर्पस अचीव हो जाएंगे। एक तो अगर कम इंस्ट्रक्शंस इन फ्लाइट है इसका मतलब है ये थ्रेड वैसे ही थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट ही हो रहा था तो ये ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा, और दूसरा ये कि कहते हैं क्योंकि उसकी कम इंस्ट्रक्शंस थी तो ये एक तरह से फेयर भी है कि आप उस वाले थ्रेड को ज़्यादा टाइम दें जिसकी कम इंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इस किस्म की भी यानी पॉलिसीज़ आपको बनानी पड़ती हैं जब आप साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्लाइड सम अप कर देती है हमारी सारी अप्रोचेस को। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्लाइड जिससे आपको सब कुछ समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो जो लेफ़्ट साइड पे है वो सिंपल सुपर स्केलर है। ठीक है, तो इस पर एक ही थ्रेड चल रहा है। वो थ्रेड जब कैश मिस होती है या कोई डिपेंडेंस आती है तो दरमियान में खाली साइकिल जा रही है, लेकिन ये सुपर स्केलर चल रहा है, 4 इंस्ट्रक्शंस चला सकता है, लेकिन हर वक्त 4 नहीं चल रही, बिकॉज कभी आपके पास 4 पैरेलल में बनी नहीं, और कभी कोई जो उसकी वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल वेस्ट है फॉर एग्जांपल इधर 2 चल रही हैं 2 नहीं चल रही, और वर्टिकल वेस्ट आ गया जब आपकी डिपेंडेंस आ गई किसी इंस्ट्रक्शन पे या कोई कैश मिस हो गई। फिर हमने पढ़ी अगली अप्रोच फाइन ग्रेड मल्टी थ्रेडिंग की। ठीक है, तो फाइन ग्रेड मल्टी थ्रेडिंग में आपके पास क्या हुआ कि हर साइकिल में हम डिफरेंट थ्रेड कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं दीज आर बेसिकली, या डिफरेंट पैटर्न्स हैं या डिफरेंट थ्रेड्स हैं, तो हर साइकिल में चेंज हो रहा है, पहले में एक चला दूसरे में दूसरा चला एंड सो ऑन। ठीक है, अगेन इसमें ये वाला काम नहीं हुआ कि अगर एक थ्रेड कम फंक्शनल यूनिट्स यूज़ करना चाह रहा था तो बाकी का हिस्सा ज़ाया चला गया। तो हॉरिजॉन्टल वेस्ट आपके पास चल रहा है, वर्टिकल वेस्ट नहीं आया बिकॉज आप हर साइकिल में थ्रेड को चेंज कर देते हैं। फिर हमने कहा कोर्स ग्रेड मल्टी थ्रेडिंग, तो ये इसके अंदर एक ही थ्रेड चला लेकिन थोड़ी ज़्यादा देर के लिए चला, जब कोई उस पर कैश मिस आई तो हमने दूसरे को लाए। ठीक है, तो आप 2-4 थ्रेड में कर रहे हैं आपस में स्विच, लेकिन वो कोर्स ग्रेड स्विच कर रहे हैं, थोड़ी देर चल लेंगे बाद स्विच करते हैं। ठीक है, उसके आगे आपकी मल्टी प्रोसेसिंग की एग्जांपल होगी कि जिसमें दोनों साइड पे एक प्रोसेसर इधर चल रहा है एक प्रोसेसर इधर चल रहा है, तो एक थ्रेड इस पे चल रहा है एक थ्रेड इस पे चल रहा है। ठीक है, अगेन इसमें यूटिलाइजेशन थोड़ी सी बेहतर हो गई,
क्योंकि 2 थ्रेड पैरेलल में चल रहे थे। लेकिन इसमें ये वाला वेस्ट आया कि एक थ्रेड अगर कैश मिस हुई तो उसका पूरा का पूरा टाइम जाया गया। इसी तरह जो दूसरा थ्रेड था उसमें भी यही वाला मसला आया। तो काइंड ऑफ किसी हद तक पहले से इम्प्रूव हुआ लेकिन नॉट फुली। और साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग में आपने फंक्शनल यूनिट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर दिया कि कोई भी थ्रेड हो आप उसको उठाकर मल्टीपल थ्रेड से आप पैरेलल में फैच कर रहे हैं, फंक्शनल यूनिट अगर अवेलेबल है और किसी भी थ्रेड की इंस्ट्रक्शन जा सकती है, तो आप इस वक्त एक टाइम के वक्त लेट से इस जगह पे 3 थ्रेड चल रहे हैं, येलो वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो एक ही साइकिल में 4 फंक्शनल यूनिट हैं, हर एक पर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन चल रही है। 2 एक थ्रेड की हैं, एक दूसरे की है, एक तीसरे की है। तो ये इस तरीके से काम हो रहा है। सो ये आपके मल्टी थ्रेडिंग के तीनों काइंड ऑफ जो मेजर चीज़ें थी वो हो गई। जब आपने इसको बनाना होता है तो उसमें आपको जो कुछ ट्रेड ऑफ स्टिल लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल L1 कैश है, ठीक है। सो L1 कैश में मोस्ट लाइकली आपको एसोसिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपके कन्फ्लिक्ट्स कम हो सकें, ठीक है। L2 साइज़ का आपको वो बढ़ाना पड़ेगा, कहते हैं साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मसला क्या होगा, अब हम अगर पैरेलल में फैच कर रहे हैं तो कन्फ्लिक्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपके पास ज़्यादा कह लें कि थ्रेड्स हम यूज़ करें तो और हर थ्रेड जो है उसका प्रोग्राम काउंटर वगैरह लाता है, डाटा अलग जगह पे पड़ा हुआ है, तो सेम चीज़ जगह पे मैप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब है कि हमें एसोसिएटिविटी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि हमने कैश की एसोसिएटिविटी यही पढ़ी थी कि डायरेक्टली मैप के बजाय जब एसोसिएटिव होते हैं तो कन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, कि एक के बजाय 2-2 जगह आपने उसके लिए रखी, ठीक। साइजेस भी बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि आप ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस और ज़्यादा डाटा आप लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रांच प्रेडिक्टर जो है उसमें भी अब आपके क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स की प्रेडिक्शन आ रही है, तो उसके अंदर या तो आप थ्रेड आईडी टाइप की चीज़ भी साथ इनकॉर्पोरेट करें प्रेडिक्ट करते हुए कि ये फ़लान थ्रेड वाला प्रेडिक्शन है, तो वो इस किस्म का कुछ काम करना पड़ेगा। और इसी तरह TLB का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। फिज़िकल रजिस्टर्स भी आपको अगर आपने शेयर करने हैं तो स्टिल अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज़्यादा कर सकें या रीनेमिंग वाले रजिस्टर ज़्यादा कर सकें ताकि आपके रजिस्टर फाइल का साइज़ लिमिट ना बने, तो ये सब चीज़ों को कुछ ना कुछ बढ़ा कर आपके पास ना। ओके, सो ये हमारी मल्टी थ्रेडिंग ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर प्रोसेसर। ओके, असाइनमेंट से रिलेटेड जो लोग लेट आए हैं, मैंने शुरू में थोड़ी सी डिस्कशन की थी और वो मैंने जब वीडियो अपलोड रात को होगी तो आप देख लीजिएगा। असाइनमेंट एक दिन लेट हुई है, एक क्लास लेट नहीं हुई। इसका मतलब है कि आपने वो कल तक जमा करानी है। आज जिसने जमा करानी हो बेशक आज करा दे, कल करानी हो कल करा दे, ठीक है। तो एक दिन का मैंने उसमें मार्जिन रखा है। और जो आपका जो क्विज़ है वो नेक्स्ट क्लास में है। मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्लास 1 मई को छुट्टी अगर ना हुई तो 1 मई को ही होगा, और अगर 1 मई की छुट्टी हो गई तो फिर हम ट्यूसडे वाली क्लास विल हैव टू स्केड्यूल अ मेकअप क्लास। 1 मई वाली जो मिस होगी, अगर मिस हुई तो वो हमें किसी टाइम पे करनी पड़ेगी। बिफोर वी एंड प्रोजेक्ट का मुझे वो नहीं मिले, एक आध ग्रुप ने मुझसे डिज़ाइन रिव्यू करवाया था जो कि रीज़नेबल था। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर वो उसको फर्दर डिटेल्स ऐड करके कंट्रोल लॉजिक की आप लोग अगर कर लें तो हो जाएगा। बाकियों ने किया नहीं अभी तक, पिछले फ्राइडे तक ड्यू था। ओके, सो ये हमारा 13वां वीक चल रहा है ना, तो 14वां 15। इस वीक में आपका डिज़ाइन सबमिशन अब ड्यू है और उसके मार्क्स हैं, ठीक है। आपको वो जो डिज़ाइन डायग्राम है वो आपने बनाकर मुझे जमा करानी है इसी वीक के अंदर, और उस जमा कराने को मैं चेक करूँगा और उसके मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर प्रोजेक्ट 10 नंबर का होगा तो हो सकता है कि आपके 3-1 मार्क्स इस डिज़ाइन डायग्राम के हों जो अभी सबमिट कराइए। आगे जाकर आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आपको उसमें कोई बग्स निकलते हैं। ये नहीं है कि आपने जमा करा दिए तो करा दिया है, लेकिन वो फिर हम फाइनल टाइम पे एवेलुएट करेंगे। तो इस वीक में मुझे आपके जो डिज़ाइन डायग्राम्स हैं वो सबमिट हो चुकी होनी चाहिए, ठीक है।
और डिजाइन डायग्राम कंट्रोल लॉजिक टेबल भी बनाना है। हाँ जी बनाए ना। अब आप, हाँ भाई 2 हफ्ते रह गए हैं पीछे। जो प्रोजेक्ट है आपका ड्यू है नेक्स्ट वीक, वैसे मैं चाह रहा था लेकिन उससे नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। आपके पास अब 2 हफ्ते हैं जिसको आप टिका के लगाएं, और उसमें आप ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मुझे पूरा उम्मीद है कि कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो जहाँ पर फंसे तो हम लोग अवेलेबल हैं, आगे पूछ लें। ठीक है, हम आपको बता देंगे कि यार इस तरह कर लो। ठीक है, तो उस पर अगर एक चीज़ पे आप, मैं कहता हूँ कि आधा पौना घंटा लगे हुए हैं और उसके बाद रिजॉल्व नहीं हो रही, तो देन पहुँच जाएंगे यार सर ये बात नहीं समझ आ रही। ठीक है, मैं हूँ, सनान है, कोई भी आपको हेल्प आउट कर देगा। ठीक है, और लैब्स की वजह से आपने लैब में एक क्या लेंगे इंस्ट्रक्शन फैच करके उसको रेज फाइल से रीड करके ये वाला काम तो कर लिया हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक आपका वहाँ तक तो आप पहुँच गए हैं। तो पुरानी आपने बेसिकली लेक्चर देखने हैं। सम हाउ जो पेपर में भी सवाल थे उसमें, हालांकि सबसे ज़्यादा टाइम हमने प्रोसेसर डिज़ाइन पे लगाया था, लेकिन सम हाउ उसमें लोगों के मार्क्स कम थे। सो एक ये भी हो सकता है कि आप एक मेकअप क्लास रखें जो प्योरली प्रोजेक्ट सेंट्रिक हो। ठीक है, जिसमें हम कोई नया थ्योरी की चीज़ ना पढ़ें, जिसमें हम सिंपली डिज़ाइन करने की कोशिश करें। लेकिन डिज़ाइन इस वीक ड्यू है तो वो हमें फिर इस वीक रखनी पड़ेगी कुछ, मुझे लगता है, ताकि अगर आपने जब एनीवे इस पर सोच लें तो हम करते हैं। ठीक है कामरान, इस पर होगी।